नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। दरअसल पुलिस रिमांड पर है आरोपी और ऐसे में कुछ खुलासे हुए हैं। ये बात साफ हो गई है कि दरअसल इंदौर में वो काफ़ी दिन रुकी थी घटना को अंजाम देने के बाद। और ये भी पता चला है कि हत्याकांड का जो आरोपी है विशाल चौहान, उसने हीराबाग की एक बिल्डिंग में अपने नाम से एक फ्लैट बुक कराया था, ये जानकारी है। और फ्लैट बुकिंग के दौरान विशाल ने 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कर दिया था। यानी कि ये पूरी योजना थी जिसके तहत एक आरोपी ने 3 महीने का किराया दे दिया। और ये कहा जाए कि अब एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ इंदौर में वो क्यों रुकी थी और किसने पैसे दिए। बिल्कुल देखिए इससे पहले भी जो जानकारी आ रही थी वो इसी लाइन पे थी। हाँ, कुछ एक ऐसी बारीक चीज़ें थी जो क्लैरिफाइड नहीं थी और वो बहुत लाजमी है कि क्लैरिफाइड ना हो क्योंकि अच्छा, मैं क्राइम तक के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हम तो पत्रकार हैं, इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग सोर्सेज से, पुलिस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जुटाते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी भी हमें प्राप्त होती हैं जानकारी जो शायद बहुत सही ना हो, परफेक्ट ना हो, लेकिन चूंकि हमारा काम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना है तो हम वेरीफाई करके अपनी तरफ से भरसक उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस इंटरोगेट करती है, जब मुलजिम उसके कब्ज़े में होते हैं, जब पुलिस उनको रिमांड पे लेती है तो फिर सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में होता है। फिर पुलिस जो है सस्टेन्ड इंटरोगेट करती है और एक एक माइन्यूट और बारीक बातें पता करती है। हमने आपको पहले बताया था कि इस मामले में इंदौर में वो लड़की गई थी और वहाँ रुकी थी, लेकिन इनिशियल जो जानकारी थी वो ये थी कि एक दिन के लिए रुकी और फिर बाहर वापस आ गई। लेकिन अब पता चला है रिमांड में पूछताछ करने के बाद कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई दिनों के लिए रुकी थी और इसकी पूरी ज़मीन पहले से तैयार कर ली गई थी। एक कमरा किराए पर लिया गया था फ्लैट और उसके पैसे पहले दिए गए थे, जैसा कि चिराग बता रहे हैं। और साथ ही ये जो पूरा का पूरा मर्डर कॉन्स्पिरेसी है जिसके लिए लगता है कि लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, क्योंकि कोई भी किसी के लिए यूं जाकर किसी की जान कैसे ले लेगा, तो उसका जवाब ये है कि इस कत्ल के लिए कोई सुपारी वगैरह नहीं दी गई। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है और सिर्फ दोस्ती में, कथित रूप से, मैं इसको दोस्ती का नाम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि दोस्ती के नाम पर ये कलंक है कि एक दोस्त के लिए कोई किसी का कत्ल करने चला जाए, क्योंकि कत्ल जो है कहीं से जस्टिफाइड नहीं है आत्मरक्षा के अलावा। तो तथाकथित दोस्ती में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और उन्होंने ले जाकर जो है मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद भी है और जिस तरह की जानकारी बनर्जी सामने आ रही साहब, है वो शॉकिंग भी है। जी जी बनर्जी जी। साहब, इसमें कई सारे ऐसे पहलू सामने आए जिससे ये पता चला कि शुरुआत में सोनम हत्या नहीं करना चाहती थी और ना ही राज। इसीलिए दो प्लान बनाए गए शादी से पहले। और उसके तहत सोनम ने एक प्लान में तो ये तक कहा कि वो अपने घर वालों को ये प्रिटेंड करना चाह रही थी कि वो मर गई, उसकी हत्या हो गई, उसको जला दिया गया। ऐसे में वो अपनी स्कूटी को जलाना चाहती थी और एक लड़की की का मर्डर करना चाहती थी, राज और वो मिलकर, ताकि वो उसकी कदकाठी की हो, ताकि लोगों को लगे कि वो सोनम का मर्डर हो गया। देखिए चिराग, ये बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो बदमाश जो है वो आजमाते रहे हैं, ट्राई करते रहे हैं। हमने अनगिनत ऐसे मामले देखे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी ये देखा सुना होगा क्राइम तक में अनगिनत बार, जिसमें लोगों ने अपनी मौत फेक करने के लिए, डेथ फेक करने के लिए किसी भोले भाले बेगुनाह इंसान की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया कि उसकी पहचान ना हो पाए, बुरी तरह से जला दिया, फिर अपने कुछ कपड़े पहना दिए, जेवर वहाँ पर छोड़ दिए। तो इस तरह की प्लानिंग सोनम ने भी की थी, उनकी ये प्लानिंग थी, लेकिन शायद उनको उस तरह का कोई स्केप गोट नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला जिसकी वो हत्या करके अपना डेथ फेक करते। तो फिर उन लोगों ने ये तय किया कि अगर अपनी मौत फेक नहीं कर सकते हैं तो फिर जो राजा है उसी की हत्या करेंगे और फिर निकल लेकिन भागेंगे। बनर्जी साहब, पुलिस ये क्यों कह रही है मास्टरमाइंड राज था? ये मास्टरमाइंड क्या होता है? दोनों का माइंड चल रहा था, दोनों की सहमति थी। ऐसा थोड़ी कि एक एक नहीं चाह रहा था और एक चाह रहा था। बिल्कुल, इस बात में मतलब मेरा भी आपसे बिल्कुल पूर्णतः मैं सहमत हूँ। और जब हम पिछली बार इस केस को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये कहा था कि सोनम इस केस का मास्टरमाइंड है। इनफैक्ट तब पुलिस सूत्रों ने ये भी कहा था कि इस केस की मास्टरमाइंड जो है वो सोनम ही है, क्योंकि सोनम से ज़्यादा इस मामले का असर किसी और की ज़िंदगी में नहीं पड़ना था। सोनम सिर्फ जेल नहीं जाएगी पकड़ी गई है तो, ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ सज़ा होगी, बल्कि समाज की नज़र में भी उसकी छवि इतनी ख़राब हो गई है कि शायद ही कोई सोनम जैसी बेटी पाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह का गुनाह, जिस तरह का जुर्म अब तक सामने आया है उसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी दोष हालांकि सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अपरेंटली ये लग रहा है कि सोनम इस मामले में है। उसके भाई ने भी इस बात को कहा है। दूसरा ये कि उसका अपना सुहाग उजड़ रहा है,
है ना, उसका अपना परिवार उजड़ रहा है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी थी, उसको उसने नष्ट किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि अगर इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सपोर्टिंग रोल में होगी, उसने इस पूरे केस को एक तरह से लीड किया होगा, क्योंकि बगैर उसकी रजामंदी के, उसके इन्वॉल्वमेंट के। देखिए, एक और भी बात है गौर करने वाली, वो ये कि सोनम जो है वो मिस्ट्रेस की भूमिका में है, मतलब एक तरह से मैडम की भूमिका में। और वो इसलिए क्योंकि सोनम अपने दुकान की मालकिन है, और उसी दुकान में वो राज कुशवाहा काम करता था। तो राज कुशवाहा तो देखा जाए तो रघुवंशी परिवार का, सोनम रघुवंशी परिवार का नौकर था। तो नौकर जो है किसी चीज़ को लीड करे और मालकिन जो है उसको फॉलो करे, और वो भी इस तरह के मामले में, ये बात गले से नीचे नहीं लेकिन उतरती जी, है। एक वीडियो ने काफ़ी मुझे विचलित किया और सोचने पर मजबूर किया। आपने एक वीडियो देखी होगी बनर्जी साहब, जिसमें सोनम के जो फादर हैं वो बदहवास हालत में हैं, रो रहे हैं, और कंधा जो उनका जो कंधा है वो राज के कंधे पर है। इससे ये नहीं लग रहा कि वो कोई साधारण नौकर है। उसकी दखलंदाजी परिवार में ठीक ठाक लग रही है। नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राखी बांधना, दीदी कहना, जिस तरह की बातें सामने आई है, लेकिन आपको पता है कि क्राइम की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दीदी कहकर कोई किसी लड़की के करीब आ जाए, या किसी लड़के के करीब आ जाए भैया कह के, ऐसे भी बहुत सारे मामले होते हैं। यहाँ तो सगे भाई बहनों के बीच में रिलेशन बनते हुए देखे हैं हमने। तो इस मामले में भी जो है इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन था। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट करके सोनम के पिता को लेकर जाना राज रघुवंशी के अंतिम संस्कार में, वो इस चीज़ को दिखाता है कि राज रघुवंशी की इस परिवार में बड़ी गहरी पैठ थी। देखिए, पैठ तो थी, ये अनडाउटेड है, अदरवाइज ये पूरी कॉन्स्पिरेसी होती ही नहीं। और पैठ क्यों थी? नहीं, क्योंकि मेरा उसको मेरा कहना सोनम ने है स्पेस भी दिया था। वो बात ठीक है। मैं सिर्फ पैट सोनम तक सीमित नहीं थी, उसकी उसके फादर से भी आप नहीं, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है चिराग, जब किसी परिवार में मातम का माहौल होता है ना, तो लोग जो है हाँ, जुड़ जाते हैं, और वो बढ़ चढ़कर जो है अपनी लॉयल्टी भी साबित करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सिर्फ लॉयल्टी साबित करने की बात नहीं थी, यहाँ लॉयल्टी के साथ साथ ये भी मैसेज देना था कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो खुद पीड़ित हूँ कि मेरी मतलब हाँ, मेरी दीदी के पति की हत्या हो गई है। मैं उस मतलब सोनम से और सोनम के पापा से भी ज़्यादा दुखी हूँ। उसको तो ये ड्रामा करना था, तो इसलिए वो और कंधा देने चला गया। तो वो वीडियो जो है वो बेसिकली उसके शातिरपने का एक सबूत है। एक चीज़ और, जी। ये इसमें पैसों की बात आ रही है कि पैसे किसने 51,000 रुपये दिए गए, राज ने दिए दूसरे लोगों को, यानी कि अपने भाई दोस्तों को हाँ। और दोस्तों को। तो ये पैसे किसने उसको दिए? सोनम ने दिए, साफ हो गया। नहीं, ये मुझे एग्जैक्टली चिराग नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि नॉमिनल या मिनिमल अमाउंट है। 50,000 रुपये यहाँ से 3-4 लोगों का टिकट बुक करके इंदौर से मेघालय जाना, कत्ल करके वापस आना, छिपने के लिए व्यवस्था करना, और किराए के मकान में उस लड़की को रुकवाना, मतलब ये अमाउंट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। और कत्ल एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जो क्रिमिनल हैं वो कत्ल करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, है ना। तो कायदे से ये कोई मतलब रेट लिस्ट वाली बात नहीं है, ये है सब कुछ गलत जो कायदे से होना नहीं चाहिए। लेकिन हमने जो देखा उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। तो 50,000 रुपये किसकी जेब से गए, ये ऑनेस्टली सेइंग मुझे तो नहीं पता अभी, लेकिन इसकी जांच चल रही है। क्या प्लान क्या था मर्डर करने के बाद? आगे का क्या प्लान था दोनों को? कुछ इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आई? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने 2-3 तरह के प्लान बना कर रखे थे। एक तो प्लान यही था कि मर्डर करने के बाद हम दोनों नेपाल भाग जाएंगे और वहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है कुछ पैसा इन लोगों ने अपने लिए अरेंज करके रखा हो सकता है कि ये भी इरादा एग्जैक्टली हो सकता है कि सोनम अपने पति का बटुआ मार रही हो, या उसके लॉकर से कुछ पैसे निकलवा रही हो, ये हमें नहीं पता क्या उसके माइंड में था। दूसरा ये था ये कि भी खबर मैंने सुनी थी कि उसके फादर ने शायद उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाले हुए थे। डाले थे। दूसरा एक चिराग ये भी था कि इन्होंने ये सोचा था कि अगर हम कहीं पकड़े गए या मतलब पकड़े तो नहीं, मतलब अगर ये स्टोरी देखिए, जब हत्या हो जाएगी राज रघुवंशी की और अगर सोनम जिंदा मिलेगी तो सवाल तो उठेगा ना, सोनम तुम कहाँ थी। तो उसमें ये बताया गया था, जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक, कि सोनम जो है वो विक्टिम बन जाएगी और विक्टिम बन के बोलेगी कि मैं भी किडनैप हो गई थी, मुझे किसी अंधे कमरे में रख दिया था, मैं किसी और फिर तरह। शायद आगे का प्लान ये हो कि विक्टिम बन जाएगी तो परिवार जो है वो अपने घर चली जाएगी। हाँ, हमदर्दी यूजुअली हो जाती जाएगी, है, सब कुछ लड़कियां होगा, चली जाती हैं सब जब कुछ होगा। किसी की death लेकिन होती है तो। ये इतने, मैं फिर से कहूँगा, ये इतने बेवकूफ़ थे कि इन्हें ये नहीं पता है कि जब इतना कोई संगीन गुनाह होता है और आप जब कोई भी स्टोरी
समाज में पुलिस के बीच में पेश करते हैं तो उस स्टोरी पर 100 सवाल खड़े होते हैं। एक एक चीज़ माइन्यूटली पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बारीकी से देखती है, आपकी लोकेशन देखती है, सब कुछ देखती है। आप सिर्फ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे चिराग, बॉडी लैंग्वेज देखती है, कहीं खरोंच कहीं चोट। आपने कहा कि मुझे किसी अंधे कमरे में छुपा दिया गया था, चलो कमरा ना बता पाऊँ, आंखों पे पट्टी बांध दी थी, मैं ये भी मान लेता हूँ। शहर तो बताओगी, जगह तो बताओगी, कुछ तो सुना होगा कानों में। तो अगर देखिए क्या है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि झूठ जब इंसान बोलता है ना तो सूनर और लेटर पकड़ा ही जाता है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी सामने आई जांच में कि सुपारी नहीं दी गई, ये भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया। मास्टरमाइंड चलिए पुलिस ने कुछ और बोल दिया, रूट भी बता दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारे आरोपी गए। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी खटक रही है, लड़की गाजीपुर क्यों पहुंची? नहीं, उसके पीछे एक और थ्योरी आई है। देखिए, एक थ्योरी ये आई है कि इस लड़के का घर बेसिकली उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में है और फतेहपुर में एक गांव है गाजीपुर। तो ऐसी संभावना है या ऐसी आशंका है कि उसको जाना अपने गांव गाजीपुर था और वो जो है बदहवासी के आलम में बनारस के पास जो गाजीपुर है वहाँ चली गई। तो ऐसा हो सकता है, कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। एक आदमी, आप समझ रहे हैं, उसने कत्ल तो किया है लेकिन वो कोई पेशेवर क्रिमिनल कितने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि ऐसे में दोनों के मिलाकर नहीं, दोनों के पास दो दो मोबाइल फ़ोन थे। एक तो वो जो इनके पास रजिस्टर था, जो सबको पता था। बिल्कुल, और एक सीक्रेट फ़ोन था, दोनों मतलब प्रेमी जोड़े के पास एक एक सीक्रेट नंबर, एक फ़ोन था जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये भी साफ हुआ कि बुरके में भागी, धक्का देने वालों में ये शामिल थी। और उसके बाद बुरके में जब भागी तो इंदौर आने का पर्पज़ यही था कि वहाँ एक व्यवस्था थी रहने की। बिल्कुल, एक व्यवस्था थी रहने की और सबसे बड़ी बात ये कि इंदौर आने के बाद वहाँ राज कुशवाहा मिलता तो वहाँ आगे की प्लानिंग करती। नहीं तो बाहर अगर वो भटकती रहे तो वो तो लॉस्ट टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि उस पर भी तो दबाव है ना कि वो पकड़ी ना जाए। क्यों बुर्का पहन के घूम रही है? इसलिए घूम रही है कि लोगों की नज़र ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। अब जैसे पुलिस ने बताया कि बुर्का पहन के घूम रही थी तो जाहिर है सीसीटीवी कैमरों में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में उसकी तस्वीरें कैद हुई होंगी। उसने हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल किया है, टिकट काउंटर पर उसकी तस्वीरें होंगी। ये सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर जो हैं वो सामने आएंगी और कोर्ट में पेश भी की जाएंगी। तो आपने देखा किस तरह से डिटेल इस मामले में अब सामने आई है। थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर बदली है, और मैं आपको जाते जाते वो डिटेल भी बता दूं कि ये पता चल गया है कि वो कहाँ रुकी थी और किसने उसके लिए ये तमाम जो चीज़ें थी इंतज़ाम किए थे। वो जो आरोपी था, वो आरोपी जो जानकारी के मुताबिक विशाल चौहान था। उसने हीरा बाग की एक बिल्डिंग में अपने ही नाम से एक फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट बुकिंग के दौरान विशाल ने 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कराया था। ये भी पता चला है कि दरअसल ये पूरा जो इलाका है वो देवास नाका इलाका है, जहाँ पर ये बिल्डिंग है। तो ये जानकारी जो अधूरी थी वो एक स्पष्ट हो गई है। आगे भी जांच चल रही है, अभी तो 8 दिन है बनर्जी साहब। और बिल्कुल, एक रिमांड में बहुत सारी दिक्कत बातें पुलिस को ये सामने कहा आई रही हैं। है, जी। वो ये आ रही है कि बार बार बयान बदल रहे हैं। तो ये तो देखिए कोई भी मुलजिम करता है और वो बचने की कोशिश करते हैं, झूठी सच्ची बातें करते हैं। तो 8 दिन का समय बहुत होता है इंटरोगेट करने के लिए, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। अब तक तो बहुत सारी कहानियां सामने आ गई होंगी, अब पुलिस वेरिफिकेशन वाले मोड में होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द ही इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। धन्यवाद।